तो भाई हमने टाइपस्क्रिप्ट तो कवर कर ली है ना। ठीक है। सही है। तो अब अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट जेएस का। ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट जेएस का। अब बात ये है नेक्स्ट जेएस की ज़रूरत क्यों है भाई, क्यों यूज़ करें जबकि जावास्क्रिप्ट हमारे पास एचटीएमएल, जबकि एचटीएमएल होती है हमारे पास, सीएसएस होती है हमारे पास, टाइपस्क्रिप्ट होती है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट होती है हमारे पास। तो हम नेक्स्ट जेएस का क्यों यूज़ करें? सवाल है ना यार, कि जब हमारे पास HTML सीएसएस जावास्क्रिप्ट से काम हो रहा है, हम वेबसाइट बना पा रहे हैं, हम लॉजिक लगा पा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट जेएस को क्यों सीखें? ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस पे आने से पहले उससे थोड़ा पीछे आते हैं। सही है। नेक्स्ट जेएस के आने से पहले थोड़ा पीछे आते हैं रिएक्ट पे। सही है। नेक्स्ट जेएस से पहले थी हमारे पास रिएक्ट। सही है। रिएक्ट क्या है पता है? रिएक्ट है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। रिएक्ट है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जो कि हमारे पास यूज़ होती है क्लाइंट सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए और क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए भी। ये यूज़ होती है हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं। असल में हम जो HTML CSS से वेबसाइट बनाते हैं ना, ये हमारा हो जाता है, देखा हूँ अगर, एक मिनट। अगर मैं अपनी वेबसाइट उस तरीके से बनाऊँ ना HTML CSS के थ्रू, सही है, तो यहाँ पे अभी एक वेबसाइट बना देते हैं। ये है, सही है, HTML के थ्रू। सही है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट समझ लो। ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है। जावास्क्रिप्ट समझ लो या फिर टाइपस्क्रिप्ट समझ लो। ठीक है। तो अगर हम वेबसाइट बनाएं, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, सही है, अगर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की मदद से बनाएं अगर, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, हमें काफ़ी सारे पेज बनाने पड़ेंगे। हमारे पास होम का अलग पेज होगा। ठीक है। हमारे पास होम के लिए अलग पेज होगा। हम आते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट के लिए अलग पेज होगा। प्रोडक्ट का पेज अलग रखना पड़ेगा हमें। प्रोडक्ट के लिए अलग पेज होगा। हमारा अगला आ जाता है अबाउट। सही है। अब अबाउट के लिए भी हमारे पास अलग से पेज होगा। हमारे पास अगला आ जाता है कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट भी जो होगा ना, उसके लिए भी हमारे पास अलग से पेज होगा। ठीक है। और हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर एक और ऑप्शन होता है ऐड टू कार्ट का। ठीक है। तो उसको भी हम ले आते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक अलग से पेज बनाना पड़ेगा। सही है। तो क्या HTML से जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हमें हर एक काम के लिए एक एक पेज बनाना पड़ता है कि कार्ड के लिए हमें एक अलग पेज रखना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट के लिए अलग पेज रखना पड़ेगा, हमें अबाउट के लिए अलग पेज रखना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट के लिए भी हमें एक अलग पेज रखना पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आती है हमारे पास, जब ये काम वैसे देखा जाए तो सही है, लॉजिक वगैरह लग रही है, ठीक है, लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि है ना, मेरे पास मल्टीपल यूज़र आएंगे इसके अंदर, जो कि साइन अप, जो कि इस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। सही है।
मल्टीपल यूजर्स आएंगे जो कि इस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, अपना अकाउंट बनाएंगे, और उनका भी एक अलग से पेज बनेगा। आता है ना, जैसे फेसबुक पे आता है, हर एक का अकाउंट का पेज आ रहा होता है, वहां पे उसकी प्रोफाइल आ रही होती है। तो अब क्या, वो फेसबुक ने हर एक की अलग अलग बनाई हुई होती है। हाँ अहमद। हाँ। हेलो। नहीं, ये वो एक ही में डाली हुई होती है। जो है अलग अलग नहीं बनाई होती, क्योंकि अगर अलग अलग बनाने बैठे ना तो करोड़ों का डेटा है उनके पास, कहाँ से बनाएंगे इतना। तो रिएक्ट का इंट्रोडक्शन जो हुआ था ना, वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ था, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं वापस से। ठीक है। तो अब रिएक्ट किस लिए आई? सॉरी। अब रिएक्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पे रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी अभी आई किस लिए? जब अपना काम कर रहा था 2010 के अंदर, पीएचपी पे वो अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो उनको ये पता चला कि अगर पीएचपी पे ही काम करते रहे ना, तो हम कितनों का डेटा हैंडल करेंगे, हमारा डेटा तो बढ़ता जाएगा आगे जाके। खैर 2010 में तो इतना डेटा नहीं था, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है फेसबुक का डेटा। तो उन्होंने इस आइडिया को लगाया था कि हमारा डेटा तो आगे जाके बढ़ता जाएगा, तो हम कितने पेज हैंडल करेंगे, हमारे लिए मुश्किलात होगी। क्योंकि शुरू शुरू में तो हर किसी के पास कोई इतना मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था, बहुत कम ही लोग स्मार्टफोन यूज़ करते थे, छोटे मोबाइल ही होते थे तकरीबन के पास, ठीक है। और फेसबुक के भी इतने उस वक्त यूज़र नहीं थे। तो लेकिन उनको पता था कि आगे जाके यूज़र बढ़ेंगे। तो इन्होंने प्लान लगाया कि जब आगे जाके यूज़र बढ़ेंगे तो कितनों का डेटा हैंडल करेंगे भाई। मसला आएगा ना यार, कितने बंदे हायर करेंगे, कितनों का डेटा हैंडल करेंगे, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए फिर रिएक्ट में एक काम करने वाला, ओ सॉरी, हाँ, उसके लिए फिर हमारे पास क्या हुआ, एक बंदा आया, उसका नाम है, सही है, एक बंदा आया, उसका नाम है हमारे पास जॉर्डन वॉक। जॉर्डन वॉक नाम है उनका। इन्होंने क्या किया, रिएक्ट का आइडिया दिया, सही है। इनका नाम लिखिए, जॉर्डन वॉक, वॉक या वॉकर नाम था, सही है, जॉर्डन वॉक। तो इन्होंने क्या किया, रिएक्ट पे एक आइडिया दिया कि हम एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसपे हमारे फेसबुक का डेटा तकरीबन रेंडल होगा, लेकिन पेज एक ही रहेगा। पेज जो है एक ही रहेगा, पेज एक से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, सही है। तो उस आइडिया को देखते हुए हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट आ जाती है, ठीक है। उस आइडिया को देखते हुए हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट आ जाती है कि हमारे पास पेज एक ही होगा, लेकिन हमारे पास उस पर डेटा एक ही पेज पे मल्टीपल डेटा आता रहेगा। तो वो एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट है HTML जावास्क्रिप्ट पे, मैं, मेरे पास नेटवर्क बनी हुई है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं वेबसाइट खोलता हूँ तो मैं होम पेज पे आता हूँ। मैं अगर प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो प्रोडक्ट वाले पेज पे लेके जाता है। अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो वो अबाउट वाले पेज पे लेके जाता है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे लेके जाएगा। एड टू कार्ट पे क्लिक कर दो तो एड टू कार्ट वाले पेज पे लेके जाएगा, सही है। लेकिन रिएक्ट में इस तरीके का काम नहीं होता। रिएक्ट में क्या होता है, HTML का एक ही पेज होगा बस, उसी पे ही सारा डेटा रेंडर होगा। हमें कोई HTML के मल्टीपल पेज बनाने की नीड ही नहीं है। सिर्फ HTML का एक ही पेज होगा, उस पर सारा डेटा रेंडर होगा हमारा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, इसमें भी अगर मैं इसकी वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट में होम पेज पे होता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा ना, तो खाली वेबसाइट का डेटा चेंज होगा, उसका पेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। खाली वेबसाइट का क्या होगा, डेटा चेंज होगा।
उसका पेज चेंज नहीं होगा। मैं अबाउट पे आता हूँ, तो अबाउट पे भी जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो खाली पेज के अंदर का डेटा चेंज होगा, अबाउट के पेज पे हो नहीं जाएगा, पेज उसका एक ही होगा। उसी तरीके से कॉन्टैक्ट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ तो उसमें खाली डेटा चेंज होगा, ना कि वो उसके अलग पेज पे जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसके फायदा था। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हेलो, क्लियर है क्लियर है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, well, ठीक है, तो अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं। क्या करना था? इसको नहीं लगे रहने देते हैं, कोने खोल लेते हैं नहीं, किसी। सी को नीचे बना लेना, इसको नीचे कर इसी दे के जो वो नीचे बना ले। खत्म। क्या बोल रहा है? इसी के नीचे बना ले। हम्म। इसी के इसी नीचे के बना नीचे ले करके नीचे। सर ने कितना बड़ा चार्ट बनाया पता है, पूरा बड़ा, एक ही पेज के ऊपर। ये नीचे करने का ऑप्शन होगा मेरे ख्याल में। है ना, नीचे नीचे करना तू। इसको स्क्रॉल स्क्रॉल कर। कर। भाई अहमद, कुछ सुनाई में आया है कल? क्या क्या चीज? करीमाबाद वाला। हाँ, फिर रुक जा, फिलहाल रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, सही सही, सॉरी सॉरी। वो मामला हल हो गया था। अच्छा। हाँ चला गया। गाड़ी आ गई। हाँ, बाद में देखता हूँ, स्क्रॉल क्यों नहीं दे रहा मुझे फिलहाल। तो अभी इसको रीसेट लगाते हैं। मैंने डाउनलोड कर दिया है, मैं पिक्चर भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या था, रिएक्ट पे आ गया था काम। ठीक है, तो अब रिएक्ट का आ जाता है काम। अब रिएक्ट पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये किसकी लाइब्रेरी है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। कभी टाइपस्क्रिप्ट की लाइब्रेरी मत समझना, लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के मसले को देख के ही रिएक्ट को बनाया गया था। ठीक है, और किसने बनाया था रिएक्ट को? फेसबुक ने। ठीक है, पर इसे रिएक्ट को मुझे फेसबुक ने सर बनाया ने था। सर हाँ ने कहा था कि रिएक्ट से भी अच्छी जो है वो नेक्स्ट.जेएस है ना? भाई, पूरी बात पे तो आया कर, मैं आगे चल के बता रहा हूँ ना कि नेक्स्ट जेएस पे क्यों आया था। सबर कर जा, सारा अच्छा, बता रहा हूँ। ठीक है ठीक। अब ठीक है, अब रिएक्ट पे आए। ठीक है, तो रिएक्ट ना हमें क्या करता है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है हमें, जो कि फ़िलहाल अभी पढ़ी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। हमें रिएक्ट के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे रिएक्ट में हम कंपोनेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास रिएक्ट के अंदर, और हमारे पास
कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, प्रॉप्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं हमारे पास, और प्रॉप्स मतलब मुइस? अभी आगे जाके बताऊंगा, ये अभी मैं बता रहा हूँ होते क्या, बस अभी ज़रा थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा बस अभी इन तीनों को, ठीक है। बाकी टॉपिक जो है कवर करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे हुक्स आ गए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कंडीशनल रैंडरिंग है, सही है, ये सारी चीज़ें। अब कंपोनेंट क्या है, रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। भाई देखा होगा हमने, जब HTML CSS की वेबसाइट बना रहे होते थे, सही है, हमें एक प्रोडक्ट का पेज बनाना है, उसके अंदर 20 प्रोडक्ट हैं, तो हमें उस 20 के 20 प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट करने पड़ते थे। एक प्रोजेक्ट हमने बनाया, फिर बाकी के 20 कॉपी कर देते हैं, बाकी के 19 हम कॉपी कर देते, सही है। हाँ, सही है। तो वो काम जो है ना कंपोनेंट सॉल्व कर रहा है। हम खाली एक ही प्रोडक्ट का पेज, एक ही प्रोडक्ट का ना डिव बनाएंगे, खाली एक ही, उसको डायनेमिकली हम 19 बार, उसको डायनेमिकली हम 20 बार रन करा देंगे इजीली, कि वो कंपोनेंट एक ही होगा, लेकिन वो डायनेमिकली सिर्फ एक लाइन के कोड के थ्रू वो 20 जगह अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन के कोड के थ्रू। वो बना हुआ पूरा एक फाइल के अंदर होगा, और वो सिर्फ एक लाइन के थ्रू किसी दूसरी फाइल में डायनेमिकली अप्लाई हो जाएगा, किसी फाइल के अंदर, ठीक है। ये काम हमारे पास कंपोनेंट का होता है, ठीक है। ये कि अभी जब प्रैक्टिकल पे आएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंपोनेंट असल में होता है क्या है, ठीक है। कंपोनेंट का काफ़ी सारे होता है, हम एक बटन के लिए भी ना एक कंपोनेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बटन है वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के अंदर मेरे पास बटन है, उस बटन का कलर, फॉन्ट साइज, वेट वगैरह सब कुछ सेम है, सही है। अब अगर मैं HTML से जावास्क्रिप्ट से करूँ तो मुझे हर जगह वो बटन बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं रिएक्ट के थ्रू करूँ ना तो मैं बस एक बटन बनाऊंगा और उसको उन सब जगह अप्लाई कर दूंगा, सिर्फ एक बटन बनाऊंगा और उनको सब जगह अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज है, सही है, मैं एक इमेज का टैग यूज करके दो जगह अलग अलग इमेज दिखा सकता हूँ, रिएक्ट में कंपोनेंट का यूज करके, ठीक है, सही है। मैं एक इमेज टैग के थ्रू दो इमेजेस दिखा सकता हूँ, सही है, अलग अलग पेज पे। ये काम हम HTML में कर सकते हैं क्या, हैं? नहीं। नहीं। नहीं कर सकते ना, लेकिन रिएक्ट में हम ये कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक इमेज के दूँ, बल्कि दो क्या 100 भी निकल जाएंगी, जितनी निकालने चाहो निकल जाएंगी डायनेमिक इमेजेस। एक कंपो सिर्फ एक इमेज के थ्रू, रिएक्ट के अंदर एक इमेज के थ्रू मैं 100 क्या 1000 कितनी भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक इमेज के टैग के थ्रू। कंपोनेंट का इसीलिए काम इतना अच्छा होता है, कंपोनेंट और प्रॉप्स का, इन दोनों को मिला के हमारा जो काम होता है वो एकदम परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए कि अगर किसी पे क्लिक हो तो ये काम हो, उसका डेटा चेंज हो वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें हैंडल करने के लिए हम हुक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हुक्स तो फिलहाल अभी सर ने पढ़ाए भी नहीं है, अभी आगे जाके आएंगे ये, ठीक है, हुक्स का यूज़ करते हैं, सही है। अब जब यार रिएक्ट इतनी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था तो मसला क्या था, मसला है, सही है, मसला अभी भी है। रिएक्ट जो है हमें एसईओ प्रोवाइड नहीं करता, सही है। ये क्या है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी देखा होगा यार, जैसे हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी होती है, स्कूल की लाइब्रेरी होती है, उसमें सारी चीज़ें खुद से रखी हुई नहीं होती, सही है। कोई टीचर आके उसमें किताबें डालते हैं, कोई स्टूडेंट आके उसके अंदर और किताबें डालते हैं, सही है। तो बहुत से लोग आके उसके अंदर चीज़ें डाल रहे होते हैं, ये तो देखा होगा ना कि लाइब्रेरी में बहुत से अपनी किताबें रख देते हैं, खुद से रखी हुई नहीं होती हैं, बहुत से रख के जाते हैं। हाँ, ये देखा होगा ना कि स्टूडेंट ने अपनी किताबें वहाँ पे रख दी, कि वो किताबें वहाँ पे रख दी, कोई इन्फॉर्मेशन की किताबें अपनी उठा के वहाँ पे रख दी, सही है। तो ये चीज़ें तो देखी होंगी, नोट की होंगी कभी, हाँ यस। अहमद, या हाँ हाँ। सही है।
तो लाइब्रेरी में भी बिल्कुल इसी तरीके का काम आ जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है, तकरीबन चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती लाइब्रेरी। लाइब्रेरी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं करती। रिएक्ट क्या है, हमारे पास एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट जो है हमारे पास रिएक्ट में राउटर नहीं होता। अब हाँ राउटर राउटर। का क्या काम है, हमें अगर एक पेज पे दूसरे पेज पे, यानी कि मतलब कि मैं अगर प्रोडक्ट पे जाता हूँ तो मेरा डेटा चेंज होता है। तो अगर हमें नेविगेशन करानी है वो हम राउटर के सिवा करा ही नहीं सकते। अब राउटर तो हमारे पास रिएक्ट में है ही नहीं। रिएक्ट तो हमें राउटर प्रोवाइड ही नहीं करता। तो हम थर्ड पार्टी राउटर लेते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे होता है रिएक्ट राउटर के नाम से। रिएक्ट राउटर के नाम से हमारे पास एक थर्ड पार्टी राउटर होता है। सही है, इसका हम यूज़ करते हैं। चलो हम इसका भी यूज़ कर लें, ठीक है। हम रिएक्ट का जो राउटर है उसका भी यूज़ कर लें, ठीक है। हम रिएक्ट का राउटर भी यूज़ कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। किस तरह बताऊँ मैं। अ, ये हमारे पास राउटर आ जाता है यहाँ पे। ये हमारे पास राउटर आ जाता है, जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड नहीं करता। सही है, जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड नहीं करता। रिएक्ट डजंट प्रोवाइड एनी राउटर। कोई सा भी राउटर रिएक्ट हमें प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो रिएक्ट का एक तो मसला ये था कि ये हमें राउटर प्रोवाइड नहीं करता। रिएक्ट का एक और भी मसला था, ठीक है। रिएक्ट का जो है एक और भी मसला था, रिएक्ट हमें एसईओ भी नहीं देता। सही है। अगर जो गूगल का बॉट होता है ना, वो अगर रिएक्ट की एप्लीकेशन पे जाता है तो उसे खाली एक HTML के डिव के अलावा, वो भी खाली डिव, उसके अलावा उसको HTML के अंदर कुछ मिलता ही नहीं है। खाली HTML मिलती है उसको। जैसा कि सर हमजा ने लास्ट क्लास में बताया था ना, कि जब गूगल का बोर्ड जाता है अपनी चेकिंग करता है, सही है, इस तरीके से। अब एसईओ होती कैसे, ये मेरे पास ना रिएक्ट मैं कोई एप्लीकेशन खोलता हूँ, ठीक है। मैं अमेजोन की वेबसाइट खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं अमेजोन की एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू पेज सोर्स। व्यू पेज सोर्स क्या करेगा, मुझे इसके वाले पेज पे ले जाएगा जहाँ पे इसकी ना कोडिंग वगैरह डली हुई होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, देखो ये सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ रिएक्ट प्रोवाइड नहीं करता। ये सारी चीज़ें रिएक्ट हमें प्रोवाइड नहीं करता। रिएक्ट के अंदर ऐसी होती नहीं है। व्यू पेज सोर्स के अंदर रिएक्ट हमें कोड ही नहीं देता। और बात ये इस पे कैसे आ रहा है, क्योंकि ये फिलहाल जो है रिएक्ट पे नहीं बनी होगी। आई थिंक ये या तो PHP वगैरह इसी तरीके से, या फिर नेक्स्ट.js पे बनी हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, बैक करते हैं, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट जो है ना, ये वेबसाइट रिएक्ट पे बनी हुई है, ठीक है। ये वेबसाइट रिएक्ट पे बनी हुई है। अब अगर मैं देखूँ, इस पे सारा ही HTML का कंटेंट लिखा हुआ है। अगर मैं इसको व्यू पेज सोर्स करता हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे इंस्पेक्ट कर दिया मैंने। अगर मैं इसको व्यू पेज सोर्स करता हूँ, देखा, तो वेल एक मिनट। हाँ, ये गलत आ गया। होम पेज पे जाना था, होम पेज पे होती है ना। तो ये मुझे खाली बात इतना सा टेक्स्ट दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर है, इतना सा टेक्स्ट दिखा रहा है, वो भी कौन सा,
ये 404 वाला दिखा रहा है जो मैंने खुद अपने पास से डाला था। मैं अगर वापस आऊं ना, ये वाला टेक्स्ट दिखा रहा है खाली, जो मैंने अपनी तरफ से डाला था। दिख रहा है यहाँ पे, खाली ये चीज दिखा रहा है। गिटहब साइट पे जो मैंने एक 404 यहाँ पे एरर डाला था और एक बटन डाला था, ठीक है। तो ये बस उस हिसाब से कोड दिखा रहा है, बाकी का जो भी कोड होगा ये हमें नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये बस उस हिसाब से कोड दिखा रहा है, मैंने एक एरर का पेज बनाया था ना, ये उसको कोड दिखा रहा है बस हमें, बाकी का ये कोई कोड मुझे नहीं दिखाएगा। मैं अगर यहाँ पे दोबारा से मैं आता हूँ, मैं होम पेज पे, मैं चलो प्रोडक्ट पे जाता हूँ, ठीक है। मैं इसको व्यू पे सोर्स करता हूँ, देखा, ये मुझे खाली वो 404 का दिखा रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से एरर का पेज है ना, ये उस वजह से उसका दिखा रहा है। बाकी ये मुझे कोई डेटा नहीं देगा, ये मुझे एक इतना सा भी डेटा मुझे ये ला के नहीं देगा, ठीक है। तो जब गूगल का पोर्ट जाता है रिएक्ट की वेबसाइट पे, अब एसईओ करता है तो वो कर ही नहीं पाता, वो बोलता है भाई बैड एसईओ होती है उसकी, बैड एसईओ बोलेगा, भाई बैड एसईओ, बैड 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 वेबसाइट। एचटीएमएल तो इसके अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी, तो वेबसाइट कहाँ से हुई है, ठीक है। तो एचटीएमएल जब होगी नहीं तो एसईओ कहाँ से होगी, अब वो जावास्क्रिप्ट से तो एसईओ हमारी करेगा नहीं, ठीक है। तो एसईओ जो होती है वो एचटीएमएल से ही होती है, इसलिए बोलते हैं भाई कि एचटीएमएल का जो भी टैग होता है ना, उसको सोच समझ के डालना चाहिए कि कौन सा टैग कब डालना है, ताकि हमारी एसईओ जो है अच्छी हो सके, ठीक है। ये चीज़ भी एक नोट करने की होती है। चलो ये पता चल गया कि एक तो इसके अंदर एसईओ नहीं होती, सही है। दूसरा मसला ये हमें राउटर नहीं देता, ठीक है। तो हम तो थर्ड पार्टी राउटर भी यूज़ कर रहे थे भाई। अब थर्ड पार्टी राउटर में क्या मसला है, मसला उसमें भी है। हेलो, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ। ठीक है, तो मसला थर्ड पार्टी राउटर में भी है। अब थर्ड पार्टी राउटर एक नहीं है, और भी हैं दो तीन किस्म के, खाली ये रिएक्ट राउटर नहीं है, और भी हैं। फॉर एग्जांपल भाई, अहमद ने रिएक्ट पे काम किया हुआ है, समीर ने कोई दूसरे राउटर पे काम किया हुआ है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ भाई समीर को कि तुम भाई रिएक्ट वाले राउटर पे काम करो, और अहमद को बोलता हूँ कि तुम दूसरे वाले राउटर पे काम करो, सही है। तो कर पाओगे? नहीं। सीधा जवाब आएगा भाई मुझे इस राउटर का पता ही नहीं है, मैं कैसे करूं, मैं अपने रिए के राउटर पे काम करता हूँ। तो उसी तरीके से जो क्लाइंट होता है वो बंदे को बोलता है भाई इस राउटर पे काम करो, ठीक है। अब उसने जो है दूसरा वाला राउटर किया हुआ होता है, तो पता है क्या हुआ, फिर वो उसको घुसाएगा, फिर अगला बंदा आएगा, फिर वो उसको अगले राउटर पे काम आता होगा, सही है। जैसे एक बिल्डिंग होती है ना हमारे पास, बिल्डिंग में जो मजदूर होते हैं मजदूर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कि सेठ से बारात हो जाती है तो वो चला जाता है, फिर अगला आता है, वो बोलता है यार इस तरीके से नहीं उस तरीके से होगा, फिर उससे भी बारात हो जाती है, फिर अगला आता है तो बोलता है इस तरीके से इस तरीके से होगा। तो क्या होता है, फिर बिल्डिंग बनती ही नहीं है, खंडर ही रह जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से रिएक्ट का भी सिनेरियो है कि भले इस पे काम हो रहा है लेकिन थोड़ा सा खंडर में जा रहा है एरिया, ठीक है। तो अब इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए, एक कंपनी आई हमारे पास, सही है। उन्होंने फिर क्या किया, नेक्स्ट जेएस को ले गए, कि उन्होंने देखा भाई कि उस नेक्स्ट जेएस को उस चीज पे बनाया जिसका सबसे ज्यादा यूज केस अभी हो रहा हो। तो उस वक्त मार्केट में रिएक्ट ही ज्यादा पॉपुलर थी, पर राउटर का इशू था, लेकिन रिएक्ट के अंदर चीजें इतनी अच्छी थी कि रिएक्ट ही ज्यादा पॉपुलर थी। फिर क्या हुआ, रिएक्ट के ऊपर ही नेक्स्ट जेएस को बनाया, सही है। रिएक्ट के ऊपर ही नेक्स्ट जेएस को बनाया। नेक्स्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नहीं है, नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, सही है। नेक्स्ट जेएस जो है रिएक्ट का फ्रेमवर्क, तो इसलिए फिर नेक्स्ट जेएस को बनाया। अब नेक्स्ट जेएस में आप सोच, अभी है मैं सोचना कि नेक्स्ट जेएस आ गई तो सारी चीजें चेंज हो गई, नहीं, सब कुछ सेम है। कंपोनेंट ये वाले उसके अंदर भी हैं, प्रॉप भी हैं, हुक भी हैं, रिएक्ट की सारी चीजें उसके अंदर है। बस रिएक्ट के अंदर जो चीजें नहीं थी ना, नेक्स्ट जेएस ने वो हमें प्रोवाइड की है। एक फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में यही फर्क होता है, लाइब्रेरी में सारी चीजें नहीं होती, लेकिन फ्रेमवर्क जो होता है वो पूरी तैयारी के साथ ना आता है हमला करने, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर सारी चीजें होती नहीं है, वो एक दूसरे से मांग रहा होता है, ठीक है। लेकिन फ्रेमवर्क में क्या होता है, फ्रेमवर्क सारी चीजें खुद से हमारे पास लेके आता है, ठीक है। सारी चीजें वो हमें प्रोवाइड करता है। अब रिएक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या नहीं है, हमारे पास राउटर का मसला है, हमारे पास एसईओ का मसला है, सही है।
तो ये चीज़ें नेक्स्ट जेएस ने हमें प्रोवाइड की, सही है। ये चीज़ें नेक्स्ट जेएस ने हमें रिजॉल्व करके दे दी कि भाई मैं आपके एसईओ का इश्यू भी रिजॉल्व करके दे रहा हूँ और मैं आपको राउटर भी प्रोवाइड करके दे रहा हूँ, सही है। और दूसरा सर्वर साइड रेंडरिंग भी मैं आपको दे रहा हूँ। खेल क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग का डिफरेंस हम कल या परसों वाली क्लास में देख लेंगे, सही है। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं आते, थोड़ा प्रैक्टिकल भी काम कर रहे हैं, सही है। तो वो सर्वर साइड भी करके देता है। रिएक्ट का काम खाली क्लाइंट साइड होता है। अब नेक्स्ट जेएस के थ्रू हम सर्वर साइड रेंडरिंग करके हम फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। क्लियर है। रिएक्ट के अंदर खाली फ्रंट एंड का काम होता है, यानी कि यूआई का काम, यूजर इंटरफेस का काम। लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर हम बैक एंड का काम भी देख सकते हैं, फुल स्टैक काम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस वजह से नेक्स्ट जेएस जो है काफी पॉपुलर, और दूसरा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि इसके आगे कोई है ही नहीं फिलहाल, ठीक है। तो इस वजह से नेक्स्ट जेएस जो है काफी पॉपुलर रिएक्ट का हमारे पास फ्रेमवर्क है, जो कि वर्सल ने बनाया है, सही है। क्लियर है। सही है। हाँ सर, सही है। अब कोड पे आ जाए, कोड लिख लेते हैं थोड़ा, सही है। 4 मिनट रह गए हैं। हाँ सर। चलो चलो स्टार्ट करो। 4 मिनट यार, हमें दूसरी रूम भेज दे यार। यहाँ पे स्टॉप कर दूं? हाँ ये। वे एक दफा रिपीट कर दिए मुझे। अब क्या कर रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग जी। भी मैंने लगाना ही भूल गया था। खाली हल्का स्पीड में थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर दियो। तो भाई अभी तक हमने क्या किया है, रिएक्ट का ना, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया है। सबसे पहले हम अपने फोल्डर में आए, हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आए। हमने एक रिएक्ट ट्यूटोरियल के नाम से एक फोल्डर बनाया, ठीक है, रिएक्ट ट्यूटोरियल के नाम से। उसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया है क्लास 1 के नाम से, जो कि आज की क्लास है। अब इसके अंदर हम आज के टॉपिक को प्रैक्टिकली ज़रा देखेंगे, ठीक है। और अब ये जो है यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है पूरा, सही है। हमने यहाँ पे कमांड लिखी थी npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest। मैं यहाँ पे दिखाया था, हमने ये कमांड लिखी थी। नोटपैड में खोल देता हूँ, नोटपैड में खोलता हूँ मैं। यहाँ पे इसको हटा देता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ npx क्रिएट नेक्स्ट हाइफन ऐप @latest स्पेस डॉट। तो ये कमांड जो है अपने दिमाग में बिठा लो, सही है। ये क्या होगी, नेक्स्ट जब भी हमें नेक्स्ट इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो, हम लिखेंगे npx क्रिएट हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप @latest और स्पेस डॉट, और फिर एंटर कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बनने के लिए तैयार हो जाएगा। वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, हम उसका क्वेश्चन का जवाब देंगे, और फिर थोड़ी देर बाद हमारी रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है वो बन के रेडी हो जाएगी, सही है। ठीक है। इसको मुझसे बता देगा। अगर कोई बंदा अगर बंद में कर रहा हो तो क्या लिखेंगे? एनपीएम की जगह क्रिएट लिख देंगे? नहीं नहीं, वो कमांड तो, वो तो बंद तो रन कराने के लिए है ना, कमांड तो npx ही आएगी। बंद तो रन कराने के लिए एनवायरनमेंट है ना। कमांड तो देख npx ही है, उसके अलावा कुछ और ही नहीं है। मैं यहाँ पे रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन, नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी कर देता हूँ। प्रोजेक्ट बना इंस्टॉलेशन के लिए npx की कमांड ही है, सही है, ये दिख रही है। बंद हाँ तो रन कराने का एनवायरनमेंट है ना, कि हमें कुछ डालना हो या हमें रन कराना हो तो वो उसके लिए जल्दी हो जाता है, ठीक है, वो उस चीज़ के लिए। हमें सही कोई है। प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हमें npx ही लिखना पड़ेगा। याद है ना, नॉट पैकेज एग्जीक्यूटर, याद आया। नॉट वेरी एग्जीक्यूटिव। हाँ, एग्जीक्यूट करता है कोड, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। यही रहेगी जो है, उसके अलावा कोई दूसरी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब ये चीज नोट करनी होती है कि यहाँ पे ना सक्सेस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाता है तो हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली रेडी हो गया है, ठीक है। अगर नहीं आता तो कुछ इश्यू वगैरह होते हैं, ठीक है। सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है तो हमारा प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीटली सेटल हो गया। अब हमें इसको वीएस कोड में खोलना है।
हाँ तो क्या करूंगा, मैं सीधा लिख दूंगा कोड स्पेस डॉट, तो ये मुझे वीएस कोड में खोल के दे देगा, सिंपल। सही है। अब इसने मुझे वीएस कोड में खोल के दे दिया और इतनी सारी फाइलें भी लाके दे दी। क्या इन सारी फाइलों को अभी एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले ये नोड मॉड्यूल की फाइल, याद है जब आए थे हम डायफ्रेम में, हमें नोड मॉड्यूल की फाइल भी पता चली थी। इसके अंदर क्या होता है, सारे पैकेजेस होते हैं जो जो हम इंस्टॉल करते हैं, सही है, वो सारे पैकेजेस नोड मॉड्यूल के अंदर होते हैं, ठीक है, सही है। जितने भी पैकेज हैं, सही है, वो सारे इसके अंदर सेव हुए हुए। देखो ये इतने सारे पैकेज है इसके अंदर, इतने सारे, इतने सारे खत्म ही नहीं होके दे रहे। और अगर आप फोल्डर हमारे पास आया था एसआरसी का, एसआरसी के अंदर आते हैं। एसआरसी के अंदर हमारे पास फिलहाल के लिए अभी ऐप का फोल्डर है, ऐप राउटर का। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ऐप राउटर में वही पेज हो जो तुम्हें उधर शो कराना हो। कोई कंपोनेंट का पेज कभी भी ऐप राउटर में मत डालना। ऐप राउटर के अंदर वही पेज डालना जो तुम्हें वेबसाइट पे शो कराना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेज है, मैं चाहता हूँ अबाउट का डेटा शो कराऊँ, तो मैं ऐप के अंदर एक अबाउट नाम से फोल्डर और फाइल बनाऊंगा, सही है, लेकिन मैं कोई कंपोनेंट उठा के इसके अंदर नहीं डालूंगा, सही है। ये चीज नोट करने की है, सही है। ये कि थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो कि अभी तक हमने कंपोनेंट पढ़े नहीं, लेकिन आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, सही है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें, सही है, जो जो मेन हमारे काम की चीजें, जो जो हमें काम करना है ना अपनी वेबसाइट के अंदर, वो एसआरसी के फोल्डर में होगा, इतना भी ध्यान में रख लो, ठीक है। जो भी हमें वेबसाइट में हम डिजाइन वगैरह बनाएंगे, हम लॉजिक लाएंगे, वो सारा काम एसआरसी के फोल्डर में होगा, सही है। अभी फिलहाल इतना समझ लो, ठीक है, क्लियर है। सही है। अब अगला ये सिलेंट है, कुछ इसके अंदर कुछ चीजें वगैरह होती है, वाइटल वगैरह, ठीक है। और ये गिट इग्नोर की फाइल, यार इसको जब हम गिट इग्नोर की फाइल, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट गिट इग्नोर, सही है, गिट इग्नोर। हमारे पास काफी सारी इसके अंदर फाइलें ऐसी होती हैं जो हमें गिटहब पे शो नहीं करानी हो। वजह क्योंकि उनके अंदर डेटा बहुत सारा होता है, उसको लोड होने में इतना टाइम लग जाता है, डेटा इतना सारा आ रहा होता है, सही है। तो हम चाहते हैं कि बहुत सी फाइलें ऐसी होती हैं जो हम नोट अपने गिटहब के अंदर शो ना कराएं। तो उन फाइलों को हम यहाँ पे, उन फाइलों के नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे ये डॉट पी एन पी ए, काफ़ी सारी फाइलें हैं इसके अंदर। कि जैसे मेरे पास ये नोड मॉड्यूल की फाइल है, ये देखिए, ये हर बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि इसको अपने गिटहब पे शो ना कराओ, सही है। इसको अपने गिटहब पे हर किसी शो ना कराओ, क्योंकि इसके अंदर डेटा बहुत होता है, बहुत डेटा उठा लेगा ये, सही है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि इसको शो ना कराओ। अब बात ये यार, अगर हम इसको शो ही नहीं कराते, हमें अगर गिटहब से अपना जो प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड करना हो दोबारा, हमारा जो फोल्डर है, तो वो तो उसके अंदर होगा नहीं। हाँ, वो उसके अंदर नहीं होगा, लेकिन उसके लिए सीधा सीधा कमांड लिख देना npm i या बन आई, सही है। npm i लिखोगे तो वो नोड मॉड्यूल की फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी तुम्हारे फोल्डर में। अगर तुम गिटहब से उसको ला रहे हो, गिटहब के अंदर नोड मॉड्यूल की फाइल नहीं होगी, ठीक है, गिटहब से लाओगे तो उस फोल्डर के अंदर नोड मॉड्यूल की फाइल होगी नहीं। अब चाहते हो कि नोड मॉड्यूल की फाइल हो, जाहिर है जरूरी है, तो उसके लिए सीधी सीधी एक कमांड लिख देना npm i। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे बस नोट पैड पे लिख देना, सही है। नोट पैड पे बस सिर्फ इतना लिख देना npm सीएमडी के i, अंदर ना, तो तुम्हारी जो नोड मॉड्यूल की फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। वही ये चीज सीएमडी के अंदर क्लियर है। लिखना है। हाँ, सीएमडी के अंदर लिख दो, या फिर यहाँ पे, यहाँ का ये खोल, टर्मिनल खोल के लिख दो, ठीक है। सीएमडी के अंदर करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ का काम अलग जगह पे होता है और कोडिंग हमारी अलग जगह पे चल रही होती है, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे हो गया। और दूसरा, ये कोई टाइप्स वगैरह की फाइल है एज इट इज, कुछ ऐसे ही ग्लोबल वगैरह, और उसके अंदर भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती है, खैर इतना तो जरूरी नहीं है उसको देखना। कुछ कॉन्फ़िग वगैरह के लिए इसमें ना कुछ टाइप वगैरह ऐसे ही डली हुई होती है, सही है।
याद है ना पैकेज डॉट जेसन के अंदर हम क्या क्या काम करते थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें रिएक्ट के अंदर वो सारी चीजें छेड़ने की जरूरत, नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर हमें इसमें से कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है। वो तो हम जब उसमें फोल्ड करते थे हमें टाइप डालनी पड़ती थी, हमें नाम चेंज करना पड़ता था, हमें वर्जन भी चेंज करना पड़ता था, लेकिन इसमें हमें कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी कोई बाहर से कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करो, हमारे पास ना इसके अंदर काफी सारी ऐसी बनी बनाई चीजें मिलती हैं। तो वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी एक होती है, वो भी एक लाइब्रेरी होती है, कुछ कुछ लाइब्रेरी ऐसी होती है जो उसके अंदर आती है, ठीक है। वो डिजाइन के लिए होती है, सही है, कोई यूआई वगैरह के लिए लाइब्रेरी हो गई, सही है, वो भी हमें बनी बनाई मिलती है। यानी कि हमें बना बनाया कार्ड मिलेगा, हमें बना बनाया बटन मिलेगा, हमें बना बनाया काफी सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए जो सारी चीजें डाउनलोड होके आती है ना, वो यहाँ डिपेंडेंसीज के अंदर आती है, सही है। और डेव डिपेंडेंसी में उनकी टाइप वगैरह आती है, अगर टाइप वगैरह भी अगर हो उनकी, सही है, तो वो उसके अंदर आती है, सही है। तो जो भी डाउनलोड होता है वो उसका नाम यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज के अंदर शो होता है, सही है। जो भी यहाँ पे डाउनलोड होता है, ठीक है। फॉर फिलहाल के लिए यहाँ पे रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, और नेक्स्ट डाउनलोड है जिसका वर्जन चल रहा है 14, और रिएक्ट का भी वर्जन चल रहा है 18। 19 अभी तक प्रॉपरली रिलीज नहीं हुआ, फिलहाल 18 ही चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे काम इसमें होते हैं, ठीक है। अब अगला रीडमी वाली फाइल, ये इसलिए होते हैं क्या है ना, हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी हो जो कि इसके अंदर पहले से ही बाय डिफॉल्ट डली हुई है कोई ना कोई, ठीक है। नहीं, ये इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डली हुई है बाय डिफॉल्ट, सही है। तो ये रेडमी की फाइल इसलिए होती है कि हमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन डालनी हो, ठीक है। अब अगला टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल, ये भी बिल्कुल सेट है, इसके अंदर भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, जो कि हम टाइपस्क्रिप्ट में बेसिकली कर रहे होते थे। हम डोम डाल देते, हम ईएस नेक्स्ट डाल देते, हम मॉड्यूल वगैरह भी चेंज करते थे, काफी सारी चीजें करते थे। लेकिन नेक्स्ट जेएस में सब कुछ ऑटोमेटिकली सेटअप होया हुआ होता है, सही है। बस हमें अपनी कोड, मतलब अब यहाँ पे हमें कोडिंग करनी होती है, उसके अलावा हमें ज्यादातर कोई भी फाइल को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। कभी कभार हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कोई फाइल को छेड़ना नहीं पड़ता। कभी कभार हो सकता है कि छेड़ना पड़ जाए, लेकिन बेसिकली तो नहीं। टाइपस्क्रिप्ट की तरह नहीं है कि हमें बार बार फाइल के अंदर उसको यस नेक्स्ट करना पड़ता था, मॉड्यूल को नोट नेक्स्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट के अंदर ये सारी चीजें हमें नहीं करनी पड़ती, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सब कुछ होया हुआ होता है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे सही है। मैं पेज डॉट टीएक्स पे आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये पेज शो करा रहा है, ठीक है। पेज ये मुझे दिखा रहा है। अब मुझे इसको रन करना है ना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ना, देखो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट ये जो है ना, हमें HTML के टैग भी शो करा रहा होता है बाय डिफॉल्ट, जो कि ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आया हुआ है। हम इसको हटा के कुछ और डाल देंगे अभी, लेकिन अभी इसको ना खोल के देखते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा npm run dev। npm run dev लिख के मैं एंटर करूंगा, तो अब ये मेरा रन हो जाएगा। रन होने के बाद अभी देखना है, मुझे एक लोकल होस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसने मुझे यहाँ पे दिया लोकल होस्ट 3000। मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी नहीं हुआ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पे देखना ये ज़रा टाइम ले रहा है थोड़ा कंपाइल होने में, थोड़ा टाइम लेता है रेडी होने में, क्योंकि देखो इसके अंदर डेटा है ना HTML, क्योंकि इसके अंदर डेटा आ रहा होता है वो पूरी HTML हमें बना के देता है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा वेट करता है। रिएक्ट के अंदर हमें HTML नहीं मिलती, हम मैंने दिखाया ना जब हम एसईओ करने आते तो हमें कोई HTML नहीं मिलती, सही है। अब देखो यहाँ पे गेट टू 200 आ रहा है, तो यानी कि हमारे पास जो पेज है वो सक्सेसफुली लोड हो गया है, सही है। तो ये मुझे कुछ इस तरीके का डेटा शो करा रहा है, ठीक है। ये बोलेगा जाओ गो टू, ये मुझे नेक्स्ट जेस पे ले आया, ठीक है। ये कुछ बाय डिफॉल्ट इसके अंदर लिंक्स डले हुए हैं, सही है। तो अभी क्या करते हैं, ये जितना भी डेटा डला हुआ है ना इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये जितना भी डेटा डला हुआ है इसको हम हटा देते हैं, और मैं अपनी तरफ से एक H1 टैग डाल देता हूँ,
ठीक है, H1 टैग में डाल देता हूँ हेलो नेक्स्ट। सही है, तो अब उस सारे डेटा के बजाय मेरा खाली हेलो नेक्स्ट शो होगा। ठीक है, हेलो नेक्स्ट। सही है, क्लियर है। अच्छा अहमद, एक चीज नोट की, जब हम HTML CSS में कर रहे होते थे तो हमारे पास डेटा ऊपर चिपका हुआ नहीं होता था। यहाँ पे देखो चिपका हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है, हाँ। बिल्कुल ही पेज से चिपका हुआ है। जबकि हमें नेक्स्ट ये के जब हम HTML CSS में काम कर रहे होते थे तो हमें मार्जिन 0 पैडिंग 0 करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ये बिल्कुल ऊपर ही जा रहा है। दिख रहा है यहाँ पे है, ये थोड़ा नीचे है नहीं, बिल्कुल ही उस पेज से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो ये पता है क्या है, कैसे हो रहा है। नेक्स्ट जो हमें स्टाइलिंग भी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ये ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल है, यहाँ पे सारी ये स्टाइलिंग लिखी हुई होती है जो कि नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है हमें। लेकिन फिलहाल हमें इनकी जरूरत नहीं है। सही है, अभी मैं फिलहाल टेलविन पे नहीं आया, टेलविन पे 2-3 क्लास बाद आऊंगा। ठीक है, हम ना जुम्मे को क्लास है ना, जुमेरात को हम टेलविन को देखेंगे। ठीक है, जुमेरात को याद रखना, हम टेलविन को देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल CSS पे ही काम करो। सही है, अभी ये जितना भी डेटा है ना, इसको इतना ध्यान मत दो, बस सीधा सीधा ना इसको हटा दो। ठीक है, बस हटा दो, कुछ ना करो। सही है, अब अगर मैं वापस आता हूँ तो देखो यहाँ पे ये नीचे आ गया और थोड़ा फ़ॉन्ट भी इसका चेंज हो गया। अब मैं अपनी तरफ से खुद डालूंगा। ठीक है, तो दोबारा से इसको हटा। सही है, ये शो हो रही है। मैं अब क्या करूंगा, हटा दूंगा भाई, मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, मेरे को नीड नहीं है। सबसे पहला काम, मैं स्टार क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, मार्जिन 0 और पैडिंग को भी 0 करना है। तो मैं M0 मार्जिन 0, P0 पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा काम जो है, जो कि हमें मोस्टली वेबसाइट में करना होता है। सही है, तो ये हमारे पास बिल्कुल जाके जो बच गया। और फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली भी हम चेंज करते हैं ज़रा। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट हम दूसरा डाल दें, थोड़ा टेक्स्ट को चेंज करते हैं, ट्यूटोरियल डाल देते हैं। सही है, रीलोड हो। सही है, तो कुछ इस तरीके से फॉन्ट हमारे पास शो हो रहा है। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास नई जेस की ऐप हमारे पास बन के आ गई। अब बात यह है, डेटा रेंडर कैसे हो रहा है यार इसके अंदर। मैंने तो कोई HTML का पेज ही नहीं बनाया, मैंने कोई HTML का पेज बनाया यहाँ पे। ये तो खाली ये जे ये तो खाली ये रिएक्ट का पेज है खाली। ये खाली उसका TS, ये CSS का पेज है। और ये जो है TSX का पेज पेज है, यानी कि JSX का। सही है, ये तो एक JSX का पेज है। मैंने तो यहाँ पे कोई HTML का पेज तो बनाया ही नहीं है। यहाँ पे कोई HTML का पेज दिख रहा है मुझे? नहीं। हाँ, हाँ सर, कोई HTML का पेज दिख रहा है? नहीं, लेकिन तूने उसके अंदर लिखा है ना, क्या नाम है, वो पेज तो डॉट लिखा है मैंने यार, देखो, भले मैं कितनी भी जावास्क्रिप्ट लिख लूँ, जब तक मेरे पास HTML का पेज नहीं होगा ना, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, वो वेबसाइट पे शो ही नहीं होगा। जब तक मेरे पास HTML का पेज नहीं होगा तो वेबसाइट पे शो ही नहीं होगा। याद करो, जब हम HTML CSS पे काम देखा था तो तो खाली ओपन विद लाइव सर्वर HTML पे आता था, ना कि CSS पे आता था, ना कि जावास्क्रिप्ट पे आता था। याद है, लाइव हाँ। सर्वर खाली HTML पे आता था। तो अगर हमारे पास HTML ही नहीं होगी तो ये हमारा जो हेलो नेक्स्ट है, ये कैसे शो करा रहा है। ये हमें शो करा रहा है लेआउट डॉट टीएक्स के बदौलत। सही है, ये हमें शो करा रहा है लेआउट डॉट टीएक्स की बदौलत। ठीक है, अब पर लेआउट वो डॉट टीएक्स की फाइल है। अब ये क्या काम करती है। हमारे पास जो भी डेटा रेंडर होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक नेव बार बनी हुई है। सही है, और एक नेव बार बनी हुई है जिसके अंदर है होम है, प्रोडक्ट है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, और नेव बार के नीचे होम का डेटा लिखा हुआ है। अगर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो होम का डेटा हट के प्रोडक्ट का डेटा हमारे पास आ जाएगा। सही है, तो वो रेंडर कैसे हो रहा है, वो रेंडर हो रहा है लेआउट की वजह। कि हमें कोई भी डेटा जो है रेंडर करना हो तो हम वो लेआउट और TLS की वजह से करते हैं। कि हमें कोई भी HTML जावास्क्रिप्ट को, क्या हमें कोई भी HTML रेंडर करानी है
हमें कोई भी कंपोनेंट रेंडर कराना है तो हम layout.tsx की करते हैं। हमें अगर HTML के अंदर कोई भी कंपोनेंट रेंडर कराना है, यानी कि दिखाना है, उसके अंदर दिखाना है कंपोनेंट को, HTML के अंदर वो कंपोनेंट दिखाना है, वो HTML का टैग दिखाना है, तो वो हम layout.tsx की वजह से कर पाते हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या हुआ है। फिलहाल के लिए जितना भी ये लिखा हुआ है ना, इसको छोड़ दो, बस यहाँ से काम देखो। सही है, यहाँ से लाइन नंबर 21 से। ठीक है, ये जितना भी काम है उसको छोड़ दो, लाइन नंबर 21 से देखो जो भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक लेआउट की फाइल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक लेआउट है और यहाँ पे एक चिल्ड्रन दिया हुआ है। ये चिल्ड्रन पता है क्या शो कर रहा है? चिल्ड्रन शो कर रहा है इसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स। सही है, इसके अंदर की चिल्ड्रन शो कर रहा है। जो भी लेआउट के बाहर फाइल होगी ना TSX की, page.tsx हो गई हमारे पास, और भी बहुत सारी फाइल होगी, वो किसके थ्रू आ रही है? चिल्ड्रन के थ्रू आ रही है, चिल्ड्रन के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास ये चिल्ड्रन आ रहा है और उसको भी हमने टाइप दी हुई है रीड ओनली। अच्छा, रीड ओनली पता है क्या है? कि यहाँ पे ना कुछ चेंजेस वगैरह ना हो सके, खाली वो पढ़ने के लिए, कि ना हम रिएक्ट के थ्रू ना कोई लॉजिक ना लगाएं कि वो प्रॉपर्टी ना कुछ चेंज वगैरह हो। सही है, तो इसलिए उसको यहाँ पे रीड ओनली दिया हुआ है। और रीड ओनली देने के बाद उसके अंदर की जो चाइल्ड की प्रॉपर्टी है उसको दिया हुआ है react.react.node, यानी कि उसके अंदर अब जो भी काम आएगा ना चिल्ड्रन के अंदर वो JSX होगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों साथ होंगी, और CSS भी। सही है, ये तीनों काम साथ होंगे। यही जो है रिएक्ट के अंदर काम होता है, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS तीनों साथ एक ही पेज पे लिखी जाती है। सही है, एक ही पेज पे लिखी जाती है, ना कि अलग अलग पेज पे बनाई जाए, एक ही पेज पे लिखी जाती है। सही है, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। मोहित वापस से रिपीट करियो। हाँ, मैं बता रहा हूँ। जो ये हमारे पास चिल्ड्रन है ना, कि अभी दरअसल प्रॉप्स पढ़े नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। सही है, फिलहाल के लिए ये समझ आया के लिए कि हमें कोई भी जो HTML का, कि हमें कोई भी HTML रेंडर करानी है तो हम layout.tsx के थ्रू कराएंगे। सही है, यहाँ तक क्लियर है? सही। सही है, अब layout.tsx में क्या ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए और यहाँ पे एक चिल्ड्रन लिखा है। सही है, यहाँ पे हमने चिल्ड्रन लिखा है। सही है, कर्ली ब्रेसेस लगा के हमने उसके अंदर चिल्ड्रन लिखा है। फिर उसके बाद हमने उसको टाइप दी है रीड ओनली। रीड ओनली टाइप देने का मकसद ये है कि जावास्क्रिप्ट की लॉजिक के थ्रू उसके अंदर कभी कोई चेंज गलती से हो ना जाए। सही है, तो इस वजह से उसको रीड ओनली दी है, ताकि वो खाली रीड करने के लिए हो, चिल्ड्रन खाली रीड करने के लिए हो, चिल्ड्रन के अंदर हम कोई चेंज यहाँ पे ना कर सकें। तो ये जो चिल्ड्रन है खाली रीड करने के लिए हो, इसके अंदर यहाँ पे हम कोई चेंज ना कर सकें, इसलिए हमने इसको टाइप दी रीड ओनली। सही है, रीड ओनली का मकसद ही यही होता है कि ये चीज़ जो है ना सिर्फ पढ़ने तक के लिए है, इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा सकते, सिर्फ ये पढ़ने तक के लिए है। क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर सारा डेटा जो है ना वो HTML का आ रहा होगा, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS का सारा डेटा आ रहा होगा। अगर हमने यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शन लगा दिया तो हमारे जो HTML है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सही है, अगर गलती से हमने यहाँ पे कुछ अप्लाई कर दिया तो हमारे जो HTML है, जावास्क्रिप्ट है, उसके अंदर इश्यूज आ जाएंगे। सही है, तो उस चीज़ के लिए हमने इसकी टाइप दी है रीड ओनली, कि अगर कोई अप्लाई करने की कोशिश भी करे तो उसको सीधा एरर आ जाए कि भाई ये सिर्फ रीड करने के लिए है, इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ये खाली रीड करने के लिए है, क्योंकि इसके अंदर सारा HTML और जावास्क्रिप्ट का डेटा रेंडर हो रहा है। सही है, ये क्लियर है? सही। ये कि थोड़ा कंफ्यूज होगा क्योंकि पहली पहली बार है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारा क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे काम चलता जाएगा। सही है, अब फिर उसके अंदर हमने बताया कि इसके, अब रीड ओनली के बाद हमने एक जेनरिक लगाया। उस जेनरिक के अंदर एक जेनरिक टाइप होती है जो हम एरो एरो ब्रैकेट के थ्रू लगाते हैं, ये हमारे पास एरो ब्रैकेट भी कहलाते हैं एक तरीके से।
ये जो है ना ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये हमारे पास एरो ब्रैकेट भी कहलाता है। अब हमने रीड ओनली के अंदर एक जेनरिक नाम की, ये एरो ब्रैकेट जो है ना, अभी ये एक जेनरिक का काम कर रहे हैं। हमने एक जेनरिक के नाम से ना एक बताया, जेनरिक के थ्रू हमने बताया कि चिल्ड्रन के अंदर डेटा आएगा क्या। हमने ये तो बता दें कि उसकी टाइप जो है खाली पढ़ने तक के लिए होगी, रीड ओनली के लिए होगी, लेकिन उस चिल्ड्रन के अंदर भी डेटा आएगा क्या, उसके लिए हमने इसको टाइप बताए रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट। रिएक्ट यानी कि रिएक्ट के अंदर जो रिएक्ट नोट वाली टाइप है ना वो, अब रिएक्ट नोट टाइप पता ही है, यानी कि सारा HTML, यानी कि चिल्ड्रन के अंदर क्या होगा, सारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का डेटा रेंडर होगा, उसके अलावा कुछ रेंडर नहीं होगा। सही है। रिएक्ट और रिएक्ट नोट टाइप का मतलब ये है कि अब इस चिल्ड्रन के अंदर सारा जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट रेंडर होगी बस, उसके अलावा कुछ भी रेंडर इसके अंदर नहीं होगा। सही है। सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोडिंग से रिलेटेड ही सारा डेटा इसके अंदर रेंडर होगा, ये इस चीज की कंफर्मेशन बता रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये इस चीज की कंफर्मेशन हमें दे रहा है। बाकी अगर इसके अंदर अब देखो यहाँ पे HTML का पेज बना हुआ है, देखा, तो इसी HTML के पेज के अंदर सारा डेटा हमारा रेंडर होगा, सारा का सारा इसी HTML पेज के अंदर। बस फर्क इतना आ जाएगा कि यहाँ पे हेडर एक कंटेंट होगा। सही है। ये चिल्ड्रन जो होता है ना, असल में चिल्ड्रन देखा जाए तो ये मिड का कंटेंट है, हेडर और फुटर के मिड का, क्योंकि हमारे पास हेडर एक ही रहेगा, हमारे पास फुटर एक ही रहेगा, डिजाइन एक ही है। चेंज क्या होता है, बीच का कंटेंट चेंज होता है। तो यहाँ पे हेडर अलग आ जाए, हेडर आ जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर, यहाँ पे एक हेडर आएगा और चिल्ड्रन के नीचे एक फुटर आएगा। अब दोबारा से बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे रूट लेआउट के अंदर रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न हो रही है इसके अंदर HTML का स्ट्रक्चर, HTML है, उसके अंदर बॉडी का टैग आ रहा है हमारे पास। सही है। उसके अंदर क्लास नेम वगैरह दी हुई है। खैर इनको अभी इस चीज़ को इग्नोर करो, फिलहाल के लिए हटा देता हूँ मैं इसको, इग्नोर करो फिलहाल के लिए। सही है। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। ठीक है। क्लास नेम को फिलहाल के लिए इग्नोर कर लो, हटा देता हूँ, कोई नीड नहीं है। ठीक है। अभी बस इतना देखो, HTML है, उसके अंदर एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है, उसके अंदर लिखा हुआ है EN यानी कि इंग्लिश, EN यानी कि इंग्लिश। सही है। उसके बाद अगला HTML के अंदर क्या है, बॉडी का टैग है। अब बॉडी के अंदर क्या होगा, वो सारी HTML रन होगी जो हम यहाँ पे जो वो सारे HTML के पेज रन होंगे जो हम यहाँ पे बनाएंगे। सही है। वो सारे HTML, वो सारे JSX की फाइलें जो है, सॉरी पेज नहीं बोलना चाहिए, फाइल जो है वो यहाँ पे रन होगी, जो भी कोड होगा वो यहाँ पे रन होगा, जो जो हम ऐप के अंदर बनाएंगे। सही है। जो भी हम ऐप के अंदर हमारे पास जो भी डेटा होगा JSX का, JSX यानी कि जावास्क्रिप्ट HTML का, वो सारा डेटा यहाँ पे चिल्ड्रन के प्रॉप्स के थ्रू री रेंडर होगा। ये अगर चिल्ड्रन देखा जाए ना, ये एक तरीके से प्रॉप्स है। फिलहाल भाई इसको एक तरीके से प्रॉपर्टी वगैरह की तरह समझ लो। सही है फिलहाल के लिए अभी। तो ये जो है चिल्ड्रन के थ्रू जितना भी डेटा है ना, ये जितना पेज जो टीएस के अंदर जो डेटा है, यहाँ पे क्या सिर्फ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो क्या हो रहा है, चिल्ड्रन के अंदर एक H1 का टैग आ रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। सही है। तो चिल्ड्रन के अंदर एक HTML का टैग आ रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। सही है, क्लियर है। सही। हाँ सर। सही है हाँ सही है सर। सही है। सही। उसके बाद
अब अगर देखा जाए ना तो वेबसाइट के अंदर खाली हमारा बीच का डेटा चेंज होगा। बीच मतलब के मेन डेटा, हमारा हेडर सेम रहेगा, हेडर एक ही होगा, फुटर एक ही होगा। तो चिल्ड्रन पता पेज। होता है क्या, चिल्ड्रन के ऊपर यहाँ पे हेडर की फाइल होगी, यानी कि हेडर का कंपोनेंट होगा, और चिल्ड्रन के नीचे फुटर का कंपोनेंट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ना ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास वर्क करती है। सही है? तो फिलहाल के लिए अभी आज यहीं तक ही रखते हैं। सही है? फिर आगे का काम जो है कल से स्टार्ट करेंगे। कल हम हेडर और ना फुटर को जरा देखेंगे कि जब हम एक से दूसरे लिंक पे जाते हैं तो हमारा डेटा चेंज होता है नहीं होता। सही है? कल हम राउटिंग के कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा देखेंगे। सही है? अभी यहाँ तक कोई इशू है? बन गया? बन गया? ओनली रीड ओनली दे। पर अहमद क्या कर रहा है यार? मैं लगा जनरेटर स्टॉप हो गया। बोल तो रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? सही है? अब यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा हुआ है। अब इसकी टाइप जो है रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब क्या है? सिर्फ पढ़ सकते हो, उस पर कुछ काम नहीं कर सकते। अब इसकी फाइल रीड ओनली करने का मकसद ये है कि हम अभी तो फिलहाल ये हमारे पास बिल्कुल इतनी भी फाइल है, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हूँ। ठीक है? तो ऐसा ना हो जाए कि हम ना यहाँ पे चिल्ड्रन पे ना कोई मेथड अप्लाई कर देते हैं। सही है? कोई मेथड अप्लाई कर बैठे। सही है? तो उस चीज़ के लिए हमने इसकी टाइप जो है रीड ओनली दी है। सही है? कि इस पे कुछ भी काम की यहाँ पे जो है इस पे कोई फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, इसको कुछ ही नहीं कर सकते। भाई इसको खाली पढ़ने के लिए इसको छेड़ोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। सही है? तो इस चीज़ के लिए हमने रीड ओनली को रीड ओनली नाम दिया है। तो अब उससे होगा क्या, अगर हम यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करते हैं, सही है, HTML और जावास्क्रिप्ट के अंदर JSX में हम कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो यहाँ पे हमें एरर शो करा देगा। वो किस वजह से शो करा रहा होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे रिएक्ट नोड का फाइल दिया हुआ है। अब रिएक्ट नोड क्या है? हमने रीड ओनली तो दे दी, चलो यहाँ पे ना, चलो रीड ओनली किससे मकसद क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कुछ भी ना इस पे कोई मेथड अप्लाई नहीं होगा। सही है? ये जो चिल्ड्रन है ना, ये जो चिल्ड्रन लिखा हुआ है, ये जो चिल्ड्रन लिखा हुआ है इस पे कोई मेथड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है? चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। ठीक है? अब उसके अंदर भी ना टाइप बतानी पड़ती है कि चिल्ड्रन के अंदर डेटा क्या आएगा। चलो चिल्ड्रन चेंज नहीं होगा वो तो बता दे, लेकिन चिल्ड्रन के अंदर आएगा क्या वो कैसे पता चल रहा है? वो यहाँ पे हमने एक जेनरिक टाइप डाली है। जेनरिक टाइप, जेनरिक टाइप अभी बाद में जाके मैं आगे जाके बताऊंगा होती क्या है। बिल्कुल भाई इस तरीके से समझ लो, ये एक तरीके से जेनरिक टाइप है जिसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एंगल ब्रैकेट्स लगाए। ये जो ग्रेटर देन और लेस देन है ना, ये एंगल ब्रैकेट्स भी कहलाते हैं। और उसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस लगा के चिल्ड्रन लिखा, जो यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन है, और हमने बताया कि चिल्ड्रन की टाइप जो है रीड ओनली तो होगी, और उसके अंदर जो डेटा रिटर्न होगा वो किस टाइप का होगा? रिएक्ट नोट की टाइप का होगा। हमने यहाँ पे लिखा है रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट। सही है? या फिर मैं इसको रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट लिखा है ना, या फिर मैं इस तरीके से समझ लो, यहाँ पे हमें लिखना होगा रिएक्ट। मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट। सही है? तो यहाँ पे मैंने रिएक्ट नोट लिख दिया है। सही है? तो इसकी टाइप ये होगी। ये टाइप हमें क्या कंफर्मेशन देती है कि जो भी डेटा चिल्ड्रन के अंदर आएगा वो JSX होगा, JSX के अलावा कोई डेटा नहीं होगा। यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई भी डेटा इसके अंदर नहीं होगा। सही है? अगर कोई गलती से HTML सीधे जावास्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ी कर देता है तो वो उस फाइल के अंदर हमें एरर शो करा देगा। सही है? अगर कोई कुछ गड़बड़ कर देता है तो उस फाइल के अंदर हमें एरर शो करा देगा। तो ये टाइप जो इस बात की हमें कंफर्मेशन दे रही है कि खाली जो डेटा है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट आएगा, यानी कि JSX आएगा, उसके अलावा कोई भी डेटा इसके अंदर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है? इसके अंदर जो है जो भी HTML CSS में यहाँ पे जो भी HTML जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पे चिल्ड्रन के थ्रू मेरे पास रेंडर होगी। सही है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट में लिखता हूँ मैं एप्पल लिख देता हूँ, उसको मैं बराबर कर देता हूँ एप्पल के। ठीक है?
मैं यहाँ पे अगर स्पेलिंग चेंज कर दूँ ना, देखा तो मेरे पास एरर शो हुआ। सही है। तो वो उस बुनियाद पे हो रहा है कि जो भी हमारे पास इसके अंदर डेटा आएगा, सही है, जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो रिएक्ट और रिएक्ट नोट की शक्ल में आएगा। सही है। रिएक्ट और रिएक्ट नोट की शक्ल में आएगा। मैं टाइप की भी कंफर्मेशन करा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप लिख देता हूँ स्ट्रिंग। सही है कि स्ट्रिंग में डेटा होगा, लेकिन स्ट्रिंग के बजाय मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। देखो तो मुझे एरर दे रहा है। ये किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? चलो वो तो है कि टाइप सेफ्टी ये देता है, लेकिन इसकी एक चीज़ ये भी है कि अगर HTML और CS, चलो ये तो ठीक है, ये हम टाइप खुद से लिख रहे हैं, लेकिन इसकी एक सेफ्टी ये भी है कि हमें अगर HTML के अंदर भी JSX के अंदर कुछ इश्यू होता है तो उस पर भी वो हमें एरर देगा, क्योंकि खाली हमने बता दिया भाई कि रिएक्ट और रिएक्ट नोड का मतलब है कि खाली JSX रेंडर करो, यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट रेंडर करो, उसके अलावा कुछ रेंडर नहीं करो। तो ये उस बात की कंफर्मेशन अगर हमें दे रहा है। और अगर हम अपने फाइल जब हम कोड लिखते हैं, हम JSX में कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो हमें वो उसी टाइम एरर दे देता है। तो वो उस वजह से पॉसिबल होता है क्योंकि हमने रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट दिया हुआ है, यानी कि हम उसको ये कंफर्मेशन बता रहे हैं कि खाली JSX रन करो, उसके अलावा कोई भी डेटा रन ना करो। JSX यानी कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वही होगा, यानी कि HTML के अंदर CS, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML, ये हमारे पास JSX हो जाती है। सही है। अभी हमने, चलो अभी मैं दिखाऊं अगर, हाँ अहमद, चलो मैं फिलहाल ना इसको हटा देता हूँ, ये जो वेरिएबल है। अभी हमने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML की है या HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट की है? हाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML की है। सही है। तो अब HTML के अंदर भी जावास्क्रिप्ट कैसे करेंगे ये हम आगे की क्लास में देख लेंगे। सही है। तो फिलहाल यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ सही है। सही है। यार अगर परफेक्ट कोई है। मसला हो तो वीडियो देख लेना, नहीं तो मैसेज पे पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। सही। क्लियर है। थोड़ी बहुत सही है ना, तो एंड करते हैं इसको।